हेलो स्टूडेंट्स, आपका एकलव्य सेंटर में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं स्केलर वेक्टर के बीच का डिफरेंस और वेक्टर एप्लीकेशंस। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटे से तौर पर स्केलर और वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए मैं एक पहले एग्जाम्पल लेता हूं। मास स्केलर है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। हम ये कहते हैं 5 kg, 10 kg, 20 kg, जो भी, इसमें मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हम कहते हैं वेक्टर में डायरेक्शन को भी इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है। एक बार मैं चाहूंगा इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसके पहले की बात, जैसे कि आपको पता भी होगा, कुछ आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का मतलब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लें। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कहेंगे या स्केलर कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर कहेंगे। ऐसा क्यों, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच हमें जर्नी करनी है। ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचना है। अगर मान लेते हैं ट्रेन रूट इस तरह है, ये ट्रेन रूट है और ट्रेन रूट से भी हम जा रहे हैं, बाय रोड भी जा रहे हैं और बाय फ्लाइट भी ये कनेक्टिविटी है। मैं चाहूंगा ये तीनों पाथ को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेन रूट, ये रोड और ये। अब एक क्वेश्चन, क्या ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है? आंसर है नो। हम इसकी बात करेंगे। ए टू बी एक सिंगल लाइन जो कनेक्ट होती है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें ये कहना होता है, हम ऐसा कहते हैं डायरेक्शन को अगर हमें देखना होगा कि ए बी कौन सी डायरेक्शन में है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कंसीडर करते हैं। हम अगर इसको उसी तरह प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम ये कह रहे हैं ड्यू नॉर्थ, ये इतनी डिग्री एंगल पर ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। यानी कि पार्टिकल या बॉडी, जो भी हम कह रहे हैं, बॉडी ए से बी तक जा रही है और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सीधे तौर पर क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये वेक्टर है क्योंकि हमें इसकी नोटेशन में ये बताना पड़ेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में ये बताना पड़ेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में डायरेक्शन भी बताना जरूरी हो जाता है तो हम उस क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। ठीक है। जैसे हम फोर्स कह रहे हैं, फोर्स अगर हम फोर्स कह रहे हैं, फोर्स को हमने इस डायरेक्शन में लगाया या फोर्स को इसके ऊपर मैंने किसी अलग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाया, तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। अगर मैंने फोर्स इधर लगाया, ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा। अगर मैंने फोर्स इधर लगाया, भले ही सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स हो, लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में लगाया हमने तो उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा। तो इसी बात को यहां पर हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हम डायरेक्शन कहीं ना कहीं काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अगर हमने फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया इसके ऊपर,
यहां पर लगाया तो ये रोटेट करने के इसमें एक ऐसी आएगी सिचुएशन, ये रोटेशनल मोशन में भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है ये पता लगाने के लिए कि उसका इंपैक्ट क्या होगा और बॉडी के अंदर किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस तो हमने समझ लिया। एक दो और भी फीचर्स हम समझते हैं कि स्केलर में क्या करने की जरूरत है और वेक्टर में क्या करने की जरूरत है। स्केलर के कुछ और क्वांटिटीज ले लेते हैं। स्केलर हमारा टाइम स्केलर है, और भी ले हमने वर्क या फिर डिस्टेंस, ये सारे स्केलर्स हैं। अब आते हैं वेक्टर पर। वेक्टर की कौन कौन सी वो खास बात है जो स्केलर से इसको डिफरेंशिएट करती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये दूसरा मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तीसरा जो फीचर है उसमें ये आएगा, इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम डिटेल में और भी करेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड करने पर जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो बनेगी इस तरह। इसका रिजल्ट हमें डिस्क्राइब करना है, वो हम करेंगे, 2ab cos थीटा। और एक और है फीचर जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हम कहते हैं a प्लस वेक्टर b इक्वल्स b प्लस a। ये बातें आएंगी। ये चार फीचर्स हमें देखने पड़ेंगे वेक्टर के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ये कब कौन सी कंडीशन, अगर ये कोई भी वेक्टर ये फॉलो नहीं करता, अगर कोई क्वांटिटी ये फॉलो नहीं करता ये लॉ, तो भी वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, और इसलिए हम उसको वेक्टर नहीं कहते, स्केलर कहते हैं। अब मैं चाहूंगा आगे वेक्टर के साथ, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वेक्टर किसको कहते हैं, हम बाकी इनके फीचर समझ लिए हमने, अब आगे बढ़ते हैं इनके साथ हम किस तरह की एडिशन और बाकी चीजें। पहले हम तो कैटेगराइज करेंगे। दो तरीके से हम वेक्टर को पहले कैटेगराइज करेंगे। एक हम कहेंगे पोलर वेक्टर और एक कहेंगे एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर का डिफरेंस ये समझने की कोशिश करते हैं। पोलर वेक्टर में कोई भी चीज जब हम स्टार्टिंग पॉइंट जिसका हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फीचर स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एग्जाम्पल वेलोसिटी, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट में कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते, चलो फोर्स ही कंसीडर कर लेते हैं। फोर्स, अब अगर मान लो जैसे हमने कोई भी स्टार्ट किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा एक पॉइंट से। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दो चीजें, दो में से कोई एक होंगी, तो हम इसको पोलर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने रख लिया। इसमें लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम लीनियर और या ट्रांसलेशनल मोशन में इंक्लूड करते हैं उनको हम पोलर वेक्टर कह रहे हैं। और एक्सियल में वो सारे वेक्टर्स आएंगे जो जिसमें रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब
जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कह रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये सारे एक्सियल वेक्टर के अंदर आएंगे। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे एक्सियल वेक्टर होंगे। तो एक्सियल वेक्टर में कौन सी चीज देखनी पड़ेगी हमें? एक्सियल वेक्टर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इसमें जब बात करेंगे हम ये रोटेशनल इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे ये प्लेन है, ये हमने प्लेन कंसीडर किया और इसकी रिजल्टेंट ऐसी बनी। जैसे हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो टॉर्क हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। टॉर्क जब हम करते हैं तो टॉर्क में R क्रॉस F करते हैं। टॉर्क भी एक वेक्टर है जिसको हम आगे करेंगे। एक बार हम जरा इनके एक्सियल वेक्टर में एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं आगे, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम पहले एक समझते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स में तो हम ये कह रहे हैं कि कॉज ऑफ मोशन भी कंसिडर करते हैं। पहले अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ उसमें मोशन की बात करते हैं, कॉज की बात नहीं कर रहे। मैं चाहूंगा सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स में जिन फैक्टर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है 2D में खासतौर से, हम पहले उन पैरामीटर्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है पोजीशन वेक्टर। तो एक बार देखते हैं पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, और मैं चाहूंगा अब थोड़ा ध्यान देकर इन चीज़ों को समझें, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस बहुत है अब आगे सारे चैप्टर्स में लगभग जहां जहां जरूरत पड़ती है हमें। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो आपको पहले से ही पता है, एक बार हम बात करें एक पार्टिकल के पोजीशन की। मैंने XY प्लेन में एक पार्टिकल को यहाँ पर प्लेस करा हुआ है। तो पार्टिकल की पोजीशन को अगर हम कहेंगे तो ये X एक्सिस की बात हो गई और ये Y एक्सिस में। तो XY ये P पॉइंट है, P पार्टिकल है, XY पोजीशन वेक्टर अगर हम कहेंगे, ये ओरिजिन से हमने इसको मेजर कर लिया और इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। मैं चाहूंगा अभी वेक्टर भूलकर सिर्फ इस पार्टिकल के पोजीशन को, इसके कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई। जो भी एग्जांपल लेकर हम चले, अगर मान लेते हैं इसको हमने 3 और 4 कहा है, ये पार्टिकल का पोजीशन है 3 और 4, तो इसमें हमने यही कहा कि x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। अगर हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है x एक्सिस के अलोंग इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो पोजीशन है वो है 3 और y एक्सिस के अलोंग है 4। हम यही कहना चाह रहे हैं इसमें, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब थोड़ा सा गौर करते हैं इसमें, हमने क्या कहा? हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को सिग्निफाई करने वाला, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने वाला ये यूनिट वेक्टर भी कंसीडर किया हुआ है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यूनिट वेक्टर क्या है वो भी हम अभी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं, एक बार पोजीशन वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस को शो करने वाला जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आई कैप बोलते हैं और ये जे कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप। हम अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर में देखें, 3 डायमेंशनली, जैसे एक कमरे के अंदर, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर एक लोकेशन पर है जिसमें 3 डायमेंशनल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो उसके पोजीशन पर हम जरा उसके लिए पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 मैं पूरे एक जनरल रिजल्ट लिख देता हूं ताकि ध्यान में रहे। वाई जे कैप, जेड के कैप।
जो भी वैल्यूज होंगे x एंड y वैल्यूज वो हम बाद में ले सकते हैं। अगर मैं 2 डायमेंशनल इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो चाहे 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, इस तरीके से इसकी रिजल्टेंट होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है और कुछ नहीं है। अगर 2 डायमेंशनल के लिए लेना है, 2 डायमेंशनल के लिए इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये होगी x² प्लस y²। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? OP की वैल्यू जो है, OP की वैल्यू हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी और ये हमें डायरेक्शन को बताएगी। एक्स एक्सिस से इस पोजीशन ने कितना एंगल बनाया हुआ है, ये डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है, वो ये एंगल शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कंसीडर किया और पार्टिकल की पोजीशन को बताया। अब हम चाहेंगे एक बार आप जरा इसके इनको भी कंसीडर करते हैं। डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? tan थीटा इक्वल्स y/x, डायरेक्शन हम ऐसे डिटरमिन कर पाएंगे। गौर करते हैं, डायरेक्शन को हम ऐसे कंसीडर कर पाएंगे। tan थीटा लिया हमने, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा लेंगे p/b, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y के इक्वल है। ये हमारा आएगा डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब अगर हमने पोजीशन वेक्टर समझ लिया, इस पोजीशन से इसके अगर हमने चेंज किया पार्टिकल को तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं। हमारा जो बेसिक रिलेशन है उसको समझना जरूरी होता है। अब देखें, इसके पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए पोजीशन वेक्टर हमने समझ लिया, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझते हैं। एक पार्टिकल यहां पर था और पार्टिकल की अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई। गौर करते हैं यहां से कितना, ये पोजीशन वेक्टर इसकी r1, पोजीशन वेक्टर r2 और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? फाइनल माइनस इनिशियल, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लिख लेते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लिया, यानी कि हमने जो चीजें समझ आती सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक सा वेक्टर का सारा, अगर हम देखेंगे डायनेमिक्स में भी जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, काइनेमेटिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। जो बेसिक सा पहले था, हमने पोजीशन की बात की, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं फोर्स हमने लगाया, डायनेमिक्स में हम बात करेंगे, हमने बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन ऐसे चेंज हुई या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ उसके डिस्प्लेसमेंट का, या उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बॉडी के अंदर कैसी मूवमेंट हो रही है, किस डायरेक्शन में, कितनी मैग्नीट्यूड से चेंज हुआ है वेलोसिटी, ये सारा कुछ मैटर करेगा। तो ये करने के पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझना और उसके पहले भी पोजीशन वेक्टर को समझना जरूरी था। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लिया, हम इसकी बात करेंगे अब कि एडिशन कैसे हो दो वेक्टर्स। अब जैसा कि हमने ये कंसीडर किया, पोजीशन वेक्टर तो हमने कंसीडर कर लिया, अब हम आगे के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन या और भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, तो हम बात करेंगे दो वेक्टर्स। जब हम कह रहे हैं जैसे ए एंड बी अगर हमने लिया है, इट कुड बी एनी वेक्टर्स, एनी वेक्टर मींस इट मे बी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, कोई भी दो वेक्टर्स हम ले सकते हैं। तो अब हम किसी एक पर्टिकुलर नाम को लेने के बजाय वेक्टर ए एंड बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड में हमें पहले समझना पड़ेगा कि इस वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो हम एक्सप्रेस कैसे करना चाहेंगे, कैसे कर पाएंगे हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहला यही करता हूं कि एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है और मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये मैंने एक डायरेक्शन कर दिया।
ऐसा इसलिए हम इसके पहले अगर थोड़ा सा और डिटेल में चले, पहले हम यूनिट वेक्टर की बात करें। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।